नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। गजब चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों के खिलाफ कोई तीखा बयान देने से कभी पीछे हटते नहीं है। केशव मौर्य जालीदार टोपी पहन लो या कुछ और कर लो, इस तरह की बातें कहते रहते हैं। अखिलेश यादव के मस्जिद में जाने पर बवाल कट गया, लेकिन उधर मोहन भागवत दिल्ली में हरियाणा भवन में बैठ के मुस्लिम उलेमाओं नेताओं से बात करते हैं। खेल क्या है, राजनीति क्या है? एक गाल पे थप्पड़ मारो और एक गाल पे सहलाओ। मुसलमानों को कौन सी डोज दी जा रही है? अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि संसद सत्र में हंगामा चल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश क्यों घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को संसद में रहना चाहिए। रोचक बातचीत है, आप सुनेंगे तो आपकी बातचीत अच्छी लगेगी। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, 4 PM को ज्वाइन करिए और चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM यूपी में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। उत्तर प्रदेश के हालात तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो उससे कुछ समय पहले मैसेज आया मेरे पास कि राजमंत्री प्रतिभा शुक्ला, उनके पति सांसद अनिल शुक्ल वारसी भी पूर्व सांसद धरने पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं फांसी लगाकर जान दे देंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी से बात की। बोले आप लोग सुरक्षा नहीं कर सकते क्या? आपको डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया है? धरने के अंदर बैठे हुए हैं। और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, सत्ताधारी राज मंत्री महोदया खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरने दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ और सबूत चाहिए? भाजपा जाएगी तो व्यवस्था आएगी। राजमंत्री बहुत नाराज हैं कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर और धरने पर बैठ गई। आप सोचिए क्या हाल हो गया है। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी तो वहां विधायकों के फोन बाहर रखवा लिए गए कि फोन लेके तुम मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं जा सकते। गजब गजब हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कब तक चलेगा अभय जी ऐसा? भाई देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अनूठे व्यक्ति हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजनीतिक प्रबंधन की क्षमता और इच्छा दोनों से पूरी तरीके से शून्य व्यक्ति इतने साल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह सकता है। ना तो उनके अंदर राजनीतिक प्रबंधन करने की कोई क्षमता है और न ही कुछ उसके लिए कुछ सीखने की इच्छा है उनके अंदर। पहले कार्यकाल में भी उनके 150 विधायक उनके खिलाफ धरना दे चुके हैं। हम लोगों को इस बात के बारे में पता है। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई विधायक उसके पक्ष में नहीं है, सारे विधायक उसके खिलाफ हैं, कुछ एक उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को छोड़कर। उसके दोनों उप मुख्यमंत्री उसके खिलाफ हैं, दिन रात उनके खिलाफ साजिश करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, खुसफुसाहट करते रहते हैं लोगों से मिलकर। उनका काम ही है दिन रात योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना। ये स्थिति है। और आप बता ही रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पुलिस वगैरह की हो रही है। अच्छा, अब जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं, तो चूंकि जिंदगी का एक शुरुआती हिस्सा उस इलाके में गुजरा है, तो वहां से फोन वगैरह आते रहते हैं। मैं चूंकि सोशल मीडिया बोलता हूं, टीवी बोलता हूं, तो लोग सोचते हैं कि ये राजनीतिक व्यक्ति है, इससे हम कुछ अपनी बात कहें, तो लोग तमाम फोन ऑन को तमाम सब करते रहते थे। वहां हालत यह है कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, इतना भयानक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी कोई सीमा नहीं। लूट मची हुई है चारों तरफ। आम जनता की कोई पूछ नहीं है। देखिए, सारी चुनी हुई सरकारें ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर रहती हैं सरकार चलाने के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो उनका यंत्र वही है सरकार चलाने का, लेकिन उसको वो नियंत्रित रखते हैं। मतलब आप अखिलेश जी के शासनकाल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था, मायावती के शासनकाल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें रही, मुलायम सिंह की सरकार रही, उनके शासनकाल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहां तक कि कल्याण सिंह के शासनकाल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। राजनाथ सिंह जी के शासनकाल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसा आजकल हो रहा है। ये बात तो ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत बुरी तरह हावी हो गए हैं। और मैंने भी हावी हो कभी गए, लूटमार मची हुई है। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का, नौकरशाही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब आईएएसओ की संपत्ति निकल रही है, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ऐसी चर्चा आ रही है। अभी एक बहुत और आलीशान अगर ये आप होटल जांच कराओगे तो पिछले कितने 5 साल और 22 के बाद में 3 साल, पिछले 8 साल में ही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी संपत्ति में, अगर आप हाँ, जांच मतलब कराओगे। ब्यूरोक्रेट को ये लग गया कि अब तो बिल्कुल लूट मचाने का मौका मिल गया है, तो इसलिए उन्हें बिल्कुल सारे भयंकर लूट रिकॉर्ड चल रही है, भयंकर लूट चल रही है और खुलेआम चल रही है। उन्हें पता है कि उन्हें केवल मुख्यमंत्री रोक सकते हैं। मुख्यमंत्री को इसका कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उनको तो एक ही काम है, रोज रात को ये सोचते हुए होते हैं कि सवेरे मुसलमानों के खिलाफ क्या वक्तव्य देना है।
हाँ, लेकिन उसी चीज ने उनको बड़ा कर दिया, हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड नायक बना दिया उनको। इसी चीज, अगर ये नहीं होता तो मोदी और शाह तो अब तक हटा चुके होते उनको। देखिए ये भी हम सब लोग, देखिए मैं इस बात सहमत नहीं हूँ आपसे संजय जी, माफ कीजिए, ये भी हम लोगों की गलती है कि हम उनको हिंदुत्व का बहुत बड़ा ब्रांड और नायक बना के पेश करते हैं। इसका कोई एम्पिरिकल, कोई तथ्यात्मक प्रमाण है कि वो हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड और नायक हैं? अगर वो हिंदुत्व के बड़े और ब्रांड नायक होते तो लोकसभा चुनाव क्यों इतनी बुरी तरीके से हारते? अगर वो हिंदुत्व के इतने बड़े ब्रांड और नायक होते तो पिछले विधानसभा चुनाव में उनके वोट क्यों कम हो जाते, उनकी सीटें क्यों कम होती? देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू एकता का एक पूरा समीकरण, एक गठजोड़ बनाया है सामाजिक स्तर पर, और उस गठजोड़ को बनाने में हम, मुझे कहने में कोई संदेह, उसमें अमित शाह की भी भूमिका रही है। उसमें जिस व्यक्ति की भूमिका बिल्कुल नहीं रही है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। उनकी कोई उन्हें तो उस गठजोड़ ऊपर से लाके बैठा दिया गया है, उसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लगे रहे हैं उस गठजोड़ को बनाने में, भाजपा के पुराने नेता लोग लगे रहे हैं, अमित शाह लगे रहे हैं, और बाकी ये सब लोग लगे रहे हैं उस गठजोड़ को बनाने में। योगी आदित्यनाथ की इसमें कोई भूमिका नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने उस गठजोड़ को बिगाड़ा है ठाकुरवाद चलाकर। अगर ये ठाकुरवाद न चलाते तो वो गठजोड़ आज ज्यादा स्वस्थ और बेहतर स्थिति में होता। आज स्थिति यह है कि उस गठजोड़ से निकल जाने के लिए तरह तरह के समुदाय कुलबुला रहे हैं। पिछड़े वर्गों का एक बड़ा हिस्सा निकल के अखिलेश के पीडीए के साथ जुड़ चुका है। दलित जो भाजपा की तरफ आ रहे थे उन्होंने तय कर लिया है कि भाजपा की तरफ जाना बंद कर देंगे। हाँ, ये तो ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा परेशान, व्यथित ब्राह्मण समाज है जो भाजपा को प्रतिबद्ध होकर वोट देता था। वो अब सोच रहा है कि भाई किसको वोट दें, किसको, अखिलेश को वोट देना नहीं चाहता, और कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, लेकिन उसके मन में भाजपा को वोट, जब तक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, भाजपा को वोट देने का उसको बिल्कुल मन नहीं है। तो इस वक्त वो जो हिंदू एकता बनाई थी संघ ने और अमित शाह वगैरह जैसे लोगों, रणनीतिकारों ने मिलकर, वो हिंदू एकता नष्ट होने के कगार पर खड़ी हुई है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर यूपी के लोग दिन पार्टी भर के भीतर कोई एक और बात है संजय जी, देखिए पार्टी के भीतर भी कोई एकता नहीं है। पार्टी के भीतर क्या एकता है? जूतों में दाल बट रही है। हाँ, सब एक दूसरे के विरोध में लगे हुए। सही बात है। उधर जो आज दिन भर ये चर्चा होती रही कि केशव मौर्य कह रहे हैं जालीदार टोपी पहन लो, योगी आदित्यनाथ तो मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, लेकिन मोहन भागवत हरियाणा भवन में बैठ के दिल्ली में मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम धर्म गुरु से मिल रहे हैं। तो ये दोहरा खेल क्या है कि संघ मिल रहा है, यूपी के नेता मुसलमानों को धमका रहे हैं, ये राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? भाई देखिए, इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, अंग्रेजी में बोलते हैं, कि जब आप एक हाथ में डंडा लिए हुए और एक हाथ में आप एक लुभावनी चीज लिए हुए हैं, मतलब खाने की कोई चीज लिए हुए, आप वो दिखाते हैं उससे, और डंडे से आप पीट रहे हैं उसको। इस तरह से ये पूरी स्थिति है। मुसलमानों के लिए पूरा कैरेट एंड स्टिक वाला गेम जो है वो संघ और भाजपा मिलकर खेल रहे हैं। भाजपा के सारे नेता खुले रूप से मुसलमान विरोधी हैं, और उसमें कोई संकोच नहीं है इस बात में, गर्व के साथ कहते हैं वो हम हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक वो मंच बना रखा है मुसलमानों का, इंद्रेश कुमार को उसका इंचार्ज बना रखा है। उसके जरिए कुछ कुछ वो मुसलमानों के साथ में ऐसे ही हेल वेल, कभी मस्जिद में चले गए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अभी एक बार ये भी हुआ था, पिछली बार ईद वगैरह करीब वो मुसलमानों को गिफ्ट हैम्पर भेजे गए थे, शायद मोदी जी ने भेजे थे गिफ्ट हैम्पर, मोदी के गिफ्ट हैम्पर थे। तो इस प्रकार की नाटकीय कार्यक्रम लिए जाते रहते हैं, और इससे वो दुनिया के सामने ही दिखाना चाहते हैं कि ये लोग मुसलमान विरोधी नहीं है। इसका कोई असर नहीं पड़ता। मुसलमानों को आपको एक तरह से ठोस रूप से दिखाना होगा कि ये पार्टी मुसलमान विरोधी नहीं है, और इस पार्टी की जो राजनीति है, राजनीति की बात कर रहा हूं, उसमें वो मुसलमानों को हिस्सा देने के लिए तैयार है। क्या मोहन भागवत मुसलमानों को ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप, भाजपा आपको इतने टिकट देगी? नहीं दे सकते। कम ही दीजिए टिकट आप, हम ये नहीं कह रहे इतना अखिलेश टिकट देते हैं या कांग्रेस टिकट देती है या और लोग टिकट, उतना कम दीजिए। आप उसके आधे से भी कम दीजिए, आप उसके 25% टिकट दीजिए तो कभी नहीं कर सकते। 10% दीजिए टिकट, चलिए 25 भी हमने ज्यादा बोल दिया। 90 टिकट आप हिंदुओं को दीजिए, 10 टिकट मुसलमानों को दीजिए।
कुछ तो दीजिए, 5 दीजिए मुसलमानों को टिकट, चलिए 10 भी ज्यादा है, 5% दीजिए। सही बात है, वो भी उतना भी नहीं, उतना भी नहीं करेंगे। इधर वो संसद जो है अब हंगामा पे हंगामा, हंगामे पे हंगामा, लग ही नहीं रहा कि अब संसद चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। धनखड़ वाला मामला भी खत्म नहीं हुआ है कि, और बिहार के चुनाव में वोटर लिस्ट को लेके सब हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज बहुत तीखे तेवरों में कहा कि भाई हम जो है विरोध करेंगे, हर हालत पे पूरी तरह से विरोध करेंगे। क्या लग रहा है कि पार्लियामेंट चल पाएगी? पूरा देश उबल रहा है, पूरा देश उबल रहा है, और हमारी जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो चुनावी लोकतंत्र है, वो इस वक्त दांव पे लगा हुआ है। भारत के पिछले मेरे ख्याल से आजाद भारत में पहले केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है। वो भी इसलिए दिया था क्योंकि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, इसलिए इस्तीफा दिया था। शायद एक बार वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया था और एक बार और इस्तीफा दिया गया था, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे। धनखड़ साहब ने इस तरह इस्तीफा दिया है, उस तरह कभी भी नहीं इस्तीफा हुआ। अच्छा, दूसरे ये भी आप सोचिए, इस बात को गोदी मीडिया बड़े गर्व के साथ पेश कर रहा है कि मोदी जी की जो अथॉरिटी थी उसको चुनौती दी गई, तो मोदी जी ने चुनौती देने वाले के कान काट लिए। तो ये चीज गर्व के साथ कह के क्या दिखाया जा रहा है? मोदी जी बड़े हो गए, कि मोदी जी बड़े हो गए। ये तो अधिकार सरकार को, अगर मोदी जी बहुत शक्तिशाली हैं तो उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस क्षेत्र में करना ही नहीं चाहिए था। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। इससे तो पूरा लोकतंत्र की बहुत ही विकृत छवि सामने आती है ना। हाँ, ठीक बात है। ये तो सत्ताधारी दल जो है वो उपराष्ट्रपति को अपनी कठपुतली मानता था। जब उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो कठपुतली बनने को तैयार नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के नीचे से कुर्सी खींच ली गई। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। ये भी गलत बात है। इसका मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र की कोई भी मान्यता, कोई मूल्य, कोई मर्यादा, कोई लिहाज वगैरह कुछ है नहीं, कतई कुछ भी। और मोदी जी को फर्क नहीं है, वो अपने विदेश घूम रहे आराम से। सत्ता की शक्ति का नंगा नाच है। मोदी जी को फर्क नहीं है, विदेश घूम रहे हैं आराम से। संसद सत्र और जो संसद चल रही है उसमें प्रधानमंत्री को यहाँ होना चाहिए, सदन का नेता है, वो अपने विदेश घूम रहे हैं अपने। ये तो खराब बात है ना। संसद की बात या तो पार्लियामेंट बाद करते, मानसून सत्र बाद में बुलाते। ये खराब शब्द भी इसके ऊपर फिट नहीं है। ये तो ऐसा तिरस्कार है पूरे लोकतंत्र का, जो भारत में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसको क्या कहा जाए, कौन सा शब्द ढूंढ के इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत खराब स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमसे बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय देवगन जी, पूरी बात आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत? मुझे लगता है बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।